अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं खबरों पर। सबसे पहले एक नज़र उन खबरों पर। नैब के चेयरमैन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, 4 फरवरी को खुद हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन की तहलील के लिए अदालत जाएंगे, दलाइल खुद दूंगा, ताहिरुल कादरी। कराची टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी, अजमल पहाड़ी फिर गिरफ्तार। जी एक बार फिर खुशामदीद नुक्ता नज़र में। आपने देखा शामी साहब, आज जो सबसे बड़ी खबर है वो तो है कि नैब के चेयरमैन को नोटिस जारी हो गया और अदालत में आज इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो क्या है? वो है रेफरेंस का जवाब आ गया है जो कौन सा रेफरेंस? जो सदर ने दायर किया, जो रेफरेंस दायर किया था ये जजों के तकर्रुर के तरीकेकार पर और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक आज फैसला सामने आया है, वो है सीओएस की एक्सटेंशन के हवाले से। सीओएस कौन होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल अशफाक परवेज कियानी। तो उनका मुबारकबाद दें, मिठाई मंगवाएं इनसे। क्या आपकी नौकरी बच गई? हाँ जी जी। तो शम्स साहब, नैब के चेयरमैन ने जो खत लिखा, अब उस खत की बुनियाद पे तौहीन अदालत का नोटिस, और यह है कि 4 फरवरी को हाजिर हों और अपनी पोजीशन वाजे करें। बड़े संगीन किस्म का वर्डिंग है उस ऑर्डर की। नहीं, अब इसमें क्या संगीनी नजर आई है आपको? एक नोटिस दिया गया है, ठीक है, और कहा गया कि आप हाजिर हों, और ये आपने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, आप खत लिख कर नजर बदार, ठीक है। तो अब वो आएंगे, वो जवाब देंगे। नहीं, लेकिन उसके साथ एक और भी जुमला है, वो ये है कि जनाब कोई भी सिविल या मिलिट्री इदारा ऐसा काम नहीं करेगा जो दस्तूर के खिलाफ हो इस खत की बुनियाद पर। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको। खत लिखे या ना लिखे तो दस्तूर की खिलाफ वर्जी तो होनी नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है सार आंखों पर। अच्छा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं हो सकती। लेकिन हम सब इस खत के हवाले से बात तो ये हो रही थी कि प्रोबेबली एक चार्जशीट बनेगी, इसके हवाले से कुछ रेफरेंस भेजे जाएंगे। हमने तो नहीं ऐसी बात की। नहीं, लेकिन एक बातें चल रही थी, चलती रहे, बाजार में चलती रहे, बेशुमार बातें चलती रहती। अच्छा, अब अभी तो देखिए तौहीन अदालत का नोट, मेरा तो पहला ख्याल तो ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको नजरअंदाज कर दे, अच्छा, और मुस्करा दे, चलिए फैसल रजा आब्दी की तरह उनसे भी नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन अब उनका नोटिस लिया गया क्योंकि वो खत छप चुका था अखबारात में, मीडिया पर भी आ चुका था। तो बज़ाहिर तो वो सदर के नाम खत था, ठीक, लेकिन वो सदर के नाम खत रहा नहीं था, खुफिया नहीं रहा था। तो अब वो खत मंजर आम पर आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। नोटिस लिया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। अब फसी बुखारी साहब जो हैं वो पेश होंगे, अपना जवाब देंगे, फिर देखेंगे कार्रवाई कैसे चलती है। अच्छा शम्स साहब, एक बात ये की जा रही है कि जनाब ये जो खत था बुनियादी तौर पे एक बड़े वाकयात का सिलसिला था जिसका आगाज था कि एक खत जाता सदर के पास और सदर साहब इसको कहीं और भेजते कि जनाब आप इसको रेफरेंस की शक्ल दी जाए और इसकी बुनियाद पे फिर आगे मामला चला दिए जाए। नहीं, तो वो तो ये था कि सदर साहब जो है उन्होंने वजारत कानून को भेजा है खत, मेरा ख्याल है कि आप अपनी राय दीजिए।
वजारत कानून अपनी राय देगी, सदर साहब उसके मुताबिक काम कर लेंगे। अगर उन्होंने कोई रेफरेंस बनाना होगा तो बना सकते हैं, लेकिन असल बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो कार्रवाई जब शुरू कर दी है तो उस पर तो खलल नहीं पड़ सकता। तो फिर मोहम्मद कामरान से पूछ रहे थे कि आज तफसील मालूम करते हैं। जी मोहम्मद कामरान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। जी आज बताइएगा अदालत की कार्रवाई के बारे में, जो नैब के चेयरमैन को जो अदालत का नोटिस जारी हुआ, इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये चेयरमैन नैब का जो लिखा खत था ये आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया और इसके साथ एक तामीली रिपोर्ट भी पेश की गई। ये जो आगा साहब हैं, वजूहात बताई थी चेयरमैन नैब ने। कामरान जो आगा साहब हैं प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने खत पेश कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने पेश किया है। उन्हीं की वो आज वो खुद मौजूद थे, क्योंकि चेयरमैन नैब खुद अदालत में नहीं आए थे। अब तो जब उनको नोटिस हो गया है, अब वो अदालत में 4 तारीख को यकीनी तौर पे उन्हें पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर में ये लिखवाया गया है कि उन्हें इन पर्सन आना पड़ेगा, यानी जाती हैसियत में खुद पेश होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये खत पेश हुआ, इसमें तमाम जो इसके मंदरजात थे वो के आगा ने ही पढ़कर सुनाए अदालत ने, और उस पर एक एक पॉइंट को अदालत ने लिया और उस पर यह कहा कि ये जो उन्होंने ख़त लिखा है ये तौहीन आमेज़ है और बज़ाहिर ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत और इंसाफ की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। जैसा कि शामी साहब आपने कहा था कि हमारा ये ख्याल था कि शायद अदालत इसको सरफ नज़र कर देगी, लेकिन उसकी वजह यह थी कि अदालत ने खुद ही इसका जवाब ऑर्डर में लिखवाया। उनका ये कहना था कि अगर आज हम इस खत को नज़रअंदाज कर देंगे, इसका नोटिस नहीं लेंगे, तो फिर अदलिया पर से अवाम का जो एतमाद है वो मुतज़लज़ल हो जाएगा, उसको रेस्टोर करना बहुत मुश्किल होगा। इस यही वजह है कि चेयरमैन नैब से रियायत नहीं बरती गई और आइन के आर्टिकल 204 जो कि तौहीन अदालत का आर्टिकल है, उसके तहत उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और तलब कर लिया गया है उन्हें 4 फरवरी को। मैं ख़ास तौर पर ये बताता चलूँ कि इसी के तनाजुर में चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये लेटर चेयरमैन ने उस वक्त लिखा जब हमारे पास रेंटल पावर का मुकदमा ज़ेर समाअत था और ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी थी नैब के तफ्तीशकारों की जानिब से, जिसमें कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और दीगर हुक्मरानों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बात जो है वो अदालत में जमा हो चुकी थी। तो इस तनाजुर में इसको देखा जाएगा कि क्या ये कहीं अदालत से जान छुड़ाने का हरबा तो नहीं थी। इसके अलावा इसमें चीफ जस्टिस ने हवाला दिया है कि इस लेटर की बुनियाद पर अब ये तज्ज़िये किए जा रहे हैं, अखबारी खबरों का उन्होंने हवाला दिया कि इस लेटर को बुनियाद बनाकर अब यह कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे और जो जमहूरी निज़ाम है वो डीरेल हो जाएगा। इसमें खास तौर पर उन्होंने ऑर्डर में यह लिखवाया, रज़ा रब्बानी की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले जो अखबार की जीनत बनी, उसमें रज़ा रब्बानी साहब ने यह कहा था कि एक गैर आइनी सेटअप को 3 साल के लिए लाने के लिए खदशात की उन्होंने इजहार किया था। उसी का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि ये तमाम बातें जो हैं ये जमहूरियत को डीरेल करने के लिए और पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए की जा रही हैं। 3 नवंबर का उन्होंने हवाला दिया चीफ जस्टिस ने कि 3 नवंबर को भी यही काम होने जा रहा था, लेकिन हमारे एक 7 रुकनी बेंच ने इसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया और आज ऐसी ही सूरत हाल है कि हमें कोई ना कोई हुक्म जारी करना पड़ेगा। और आज उन्होंने ये कह दिया है सिविल अथॉरिटी को और फौजी अथॉरिटी को कि इस खत की बुनियाद पर कोई भी गैर आइनी इकदाम न किया जाए। अगर कोई गैर आइनी सेटअप आता है इसके नतीजे में तो वो आइन को पामाल करने के मुतरादिफ होगा। ठीक, शुक्रिया जनाब कामरान साहब। जी कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से बताया। शामी साहब अब ये जो देखिए जिस वक्त 3 नवंबर की बात की गई है, जी एग्जैक्टली, उस वक्त तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो सदर मुमलकत थे, ठीक है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ताकत जो थी इसको इस्तेमाल करके उन्होंने दस्तूर को मुअत्तल करने की कोशिश की, जजों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन अब तो इस खत में लिखा हुआ है कि फौज की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है और कोई खदशा नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी, ठीक है, और सिविल सेटअप जो है वो अपने खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसका मुखातिब फिर कौन हुआ? शामी साहब, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है इस हवाले से, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद, पहले ले लेते हैं एक वक्फा। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, सवाल यह है कि आखिर एक खत पे तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाना चाहिए? यार बड़ा अजीब सवाल है आपका। अगर एक खत में अब यानी एक खत जो है उसको कोई मुकद्दस चीज है, वो कुरान का हर्फ है कि उस पर नोटिस जारी नहीं हो सकता, लेकिन एक खत ही तो भेज दें। एक खत ही तो है। क्यों? आपके नाम तो नहीं लिखा गया ना भाई, सदर के नाम लिखा गया, किसी महबूबा के नाम नहीं लिखा गया। एक खत है जिसमें बड़े संजीदा इल्जामात हैं
और वो मुश्तहिर कर दिया गया है। अच्छा। अगर वो सदर के नाम खत होता और वो आके कहते कि जनाब मैंने तो खत लिखा है सदर के नाम, ये मेरे सदर का मामला है, ठीक है, तो आपके पास कैसे इत्तला पहुंची? आप सदर से मालूम कर लें, वहां से ले लें खत, ठीक है। तो फिर तो बात और थी। मगर वो तो सारा दस्तखत शुदा खत जो आ गया मार्केट में, यानी अगर उस पर कॉन्फिडेंशियल लिख के सदर को भेज देते तो ओके ना, मतलब फिर तो एक उज़र और हो सकता था ना। ठीक है। अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि मीडिया जो सेल है उनका, उन्हीं ने जारी किया है या लोगों को दिया है, ये खबरें भी आ रही हैं, तस्दीक की है उन्होंने। अच्छा, अब उसमें आप देखिए कि वो सदर के नाम खत बड़ा दिलचस्प है, उनके घर के पते से लिखा गया है और अदब आदाब कोई नहीं है उसके ऊपर, और डियर मिस्टर प्रेसिडेंट से उसका आगाज होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भी मैंने नहीं देखा उसमें लिखा हुआ, और कोई खैर खैरियत भी नहीं पूछी, तो डियर सर होना चाहिए ना सदर के नाम खत जो है। ठीक है। तो ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि किसी बेतकल्लुफ दोस्त को खत लिख रहे हैं। तो बहरहाल एक उन्होंने जो खत लिखा है फिर उसको डिसोन तो नहीं किया, उन्होंने कहा जनाब ये खत उन्होंने मांगा, प्रोसिक्यूटर जनरल से पेश कर दिया, तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। वैसे मैंने अकरम शेख साहब से बात की थी कि जरा कानूनी तौर पर ये जरा थोड़ा सा वाज़ेह करें इस पर। पता नहीं वो मिल अकरम शेख साहब से हम बात करने की कोशिश करें, उनका फोन नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है। अच्छा, तो हो सकता है कोई और टेलीफोन आ गया उनको। जी देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, अब इसमें ये तो खुली बात है ना, इसमें साजिश की क्या बात है? ठीक है। अब इसका इस सदर, लोगों ने कहा जी इस सदर साहब रेफरेंस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, रेफरेंस कर सकते हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज सकते हैं, एक दस्तूरी रास्ता है ना। ठीक है। अगर दस्तूरी रास्ते को पूरे अदब आदाब के साथ आप अडॉप्ट करते हैं, उस पर एतराज तो नहीं हो सकता। तो अब गोया सदर का इनिशिएटिव खत्म हो गया? फिर नहीं, इनिशिएटिव तो नहीं रहा ना, तो कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अब कोर्ट के नोटिस लेने के बाद अगर कोई चीज ऐसी होगी, रेफरेंस आता है या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को बात भेजी जाती है या कोई जवाब तलब किया जाता है, फिर उसको इस तनाजुर में देखा जाएगा। अच्छा, गोया उसको एक कार्रवाई समझा जाएगा कि जो बदला लेने के लिए। पहले भी जब आप मालूम है कि नईम बुखारी साहब ने, ये बुखारी नंबर 2 है ना जी तो अब नईम बुखारी साहब ने भी खत लिखा था, वो भी मुस्तहिर कर दिया था। हाँ। और फिर उस खत के जो मुंदरजात थे उस खत की बुनियाद पर तो नहीं, फिर एक रेफरेंस तैयार हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद जो ऐवान सदर में बुला के जो चीफ जस्टिस थे, जिस तरह उनके साथ दबाव में डाला गया, कोशिश की गई उनसे इस्तीफा लेने की, और उन्होंने रेजिस्ट किया, फिर एक तारीख बदल गई। जी, हमारे साथ अकरम शेख साहब लाइन पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अकरम शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम तो मायूस हो गए थे कि कहीं और टेलीफोन एंगेज हो गया आपका। शामी साहब, आप ने टेलीफोन अगर ब्लॉक किया हो तो कैसे एंगेज हो सकता है? अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये जो एक खत है, अभी ये सवाल ज़ेरे बहस था, हबीब साहब मुझसे पूछ रहे थे कि खत जो लिखता है एक मातहत अपने बॉस को, अपने सदर को, उस पर तौहीन अदालत जारी हो सकती है दो बंदों के दरमियान जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस है उसकी बुनियाद पर? शामी साहब, बात यह है कि ये खत है, लेकिन इस खत को, ये दो बंदों के दरमियान खत नहीं है। चेयरमैन नैब ने पूरी कोशिश करके इसको अखबारात की सफ़ा अव्वल की जीनत बनाया है, और पूरे का पूरा जो खत है वो मेरे पास मौजूद है, PDF फॉर्म में भी मौजूद है, वैसे भी मौजूद है, और मुझे भी एक मीडिया हाउस से ही ये खत मिला है, जिसके ऊपर ये लिखा है एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी, निशाने इम्तियाज SBT, ये पता नहीं इससे क्या बनता है, और नीचे इनका लिखा है 53 स्ट्रीट 9 चक शहजाद फार्म्स, पार्क रोड, इस्लामाबाद। तो ये तो आपके कहीं हमसाई होंगे ना, करीब में ही होंगे, कहीं रह रहे होंगे। नहीं, मेरे तो हमसाए नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे बड़ा खुश हुआ हूँ कि ये बुखारी साहब इतने, जो चेयरमैन नैब जो है, ये कोई 8-10 एकड़ के फार्म हाउस पे रहते हैं। देखिए जनाब, आप रहे हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं, कोई मामूली शख्सियत तो नहीं है। जाहिर है, वो जाहिर है, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के वास्ते से, और बहरिया के सरबराह रहे हैं। हाँ जी, और बड़े खड़के धड़के वाले सरबराह रहे हैं। बहरिया, और बहरे नहीं है वो। नहीं, बहरिया तो फिर आपको पता है ना कि पूरे मुल्क पे मुहित है बहरिया। तो जनाब, ये आप मुझे बताएं कि बहरिया से तो बहुत कुछ निकला है। अगर इस खत को, हाँ जी, ये सदर साहब और जनाब फसी बुखारी साहब के दरमियान महदूद रहता तो शायद किसी को कानो कान खबर भी ना होती। इस बात पे पूरी एहतियात बरती गई कि हर शख्स के हाथ में ये खत हो, और एक कैंपेन की सूरत में अखबारात के सफ़ा अव्वल की जीनत बने।
अब जब ये एक पब्लिक डोमेन में आ गया है तो फिर पब्लिक डोमेन में कहीं कहीं कोई चीज जो है वो अपने उसके जो कानूनी नतायज या उसके जो कानूनी मुस्बरात हैं उनसे वो नहीं बच सकती। तो शेख साहब ये बताइए कि इसके बावजूद अगर सदर चाहें, जो खबरें बाज लोग कह रहे हैं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज सकते हैं जजों के बारे में जिनका कंडक्ट जेर बहस लाया गया है, ये मुमकिन है? देखिए मेरी बात सुनिए, सदर साहब भले 1,00,000 मरतबा चाहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये खत जो है ये एक, देखिए चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है। लेट अस स्ट्रिक्टली यूरिस्टिकली तासुब के बगैर एवेल्युएट करें कि चेयरमैन नैब क्या है। खा वो बहरिया का साबिक सरबराह हो, खा बर्री अफवाज का साबिक सरबराह हो, खा साबिक चीफ जस्टिस हो, एक वो नैब के सरबराह के तौर पे बुनियादी तौर पर नैब ऑर्डिनेंस 1999 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम उसका रोल क्या है? उसका रोल एक ऐसा आला थानेदार का रोल है जो वज़रा की भी तफ्तीश कर सकता है, जो बड़े बड़े जो बासर लोग हैं उनके असासों की तफ्तीश कर सकता है, ठीक, और जो एक ग्लोरीफाइड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ठीक, और वो तफ्तीश करना कानून के दायरे में उसका अख्तियार है। लेकिन उसने जो तफ्तीश करनी है वो तफ्तीश करने के बाद उसने कानून के तहत बनी हुई अदालत, नैब अदालत, नेशनल अकाउंटेबिलिटी की जो अदालत, जिसका एक जज एक एडिशनल सेशन जज के ओहदे के बराबर होता है, उन्होंने अपनी तफ्तीश करने के बाद उनके सामने सबमिट कर। मगर शेख साहब, तफ्तीश के दौरान मदाखलत तो उसमें नहीं की जा सकती ना, या उसको मजबूर तो नहीं किया जा सकता कि आप ये फलां रेफरेंस इस तरीके से दायर करें? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं शामी साहब मेरी बात सुनिए, पब्लिक डोमेन में कही गई हर बात के लिए मैं भी जवाबदेह हूँ, आप भी जवाबदेह हैं, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का हर शख्स बशमूल सुप्रीम कोर्ट जो है वो जवाबदेह है। हमारी मुसल्लमा जूरिस्प्रूडेंस ये है कि अदालत उज़्मा, अदालत आलिया तफ्तीश के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। ठीक, और ये मुकदमा, एक तो ये ख्वाजा नजीर का मुकदमा 1945 प्रीवी काउंसिल से शुरू हुआ, उसके बाद 1971 में शहनाज बेगम जो मुस्तफा जैदी जिसमें मतलब जी या कत्ल, मतलब मुसल्लमा कायदा ये है कि कोई अदालत तफ्तीश में नहीं, मैं आपको और भी याद दिलाता हूँ शामी साहब और शेख साहब एक ब्रेक, समेट दें जरा, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब का मुकदमा भी इसमें शामिल है, जिसमें एक ब्रेक का वक्त आ गया, हम गुफ्तगू फिर यहीं से शुरू कर लेते हैं, फिर ये दोबारा यहीं से शुरू करते हैं, एक वक्फा। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। अकरम शेख साहब से हम बात कर रहे थे उस खत के हवाले से कि अब उस पर क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। शेख साहब, वक्त के पैमाने के अंदर रहते हुए मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं। हाँ जी, फरमाइए जनाब। सुप्रीम कोर्ट तफ्तीश को मॉनिटर नहीं कर सकती, ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर बदनीयती से तफ्तीश हो रही हो, कोरम नॉन जूडिस हो या विदाउट जुरिस्डिक्शन हो, तो उसको करेक्ट भी कर सकती है, उसमें मुदाखलत भी कर सकती है, उसके पहुंचे गए नतायज को भी बदल सकती है। एक बेगुनाह आदमी को झूठी शहादतें इकट्ठी करके आप उसको एक लंबी सजा के लिए मुअल्लिक कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू का जो अख्तियार है वो मुसल्लमा अख्तियार है, और 1945 का ये जो कानून है इसमें भी ये 3 इस्तिस्ना है। ठीक है, मेला फिडे इन्वेस्टिगेशन, ठीक, विदाउट जुरिस्डिक्शन इन्वेस्टिगेशन और कोरम नॉन जूडिस। ये तीनों मामलात में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह मुदाखलत कर सकती है, और ये नजरसानी का अख्तियार दुनिया की हर अदालत हर जगह पे इस्तेमाल करती है। मगर अब फसी बुखारी साहब ने क्या कहा है, उनको आप क्या समझते हैं, कौन से नुकात हैं जो आपके नजदीक काबिल एतराज है? उन्होंने पहले तो सुप्रीम कोर्ट पे ये इल्जाम लगाया, मैंने आपके लिए लिख के रखे, हाँ जी, कि सुप्रीम कोर्ट्स कोर्सिव मेजर्स टेंट अमाउंट टू डीरेलिंग फेयर इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट का एक जबरी जो तरीका है, ठीक, वो हमें फेयर इन्वेस्टिगेशन से डीरेल कर रहा है। ठीक,
दूसरा उनका एतराज ये है कि सर्टन मीडिया आउटफिट अपीयर टू हैव इन्फ्लुएंस सम मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी। ठीक। और उन्होंने नैब के अंदर एक बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी है, जिससे हम अपने डिसिप्लिन से जो है वो दस्तबरदार होने का हमें खतरा है। ठीक। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट इज अबैटिंग ए रिवोल्ट विद नैब। सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ मामलात से इस तरह कर रही है कि नैब के अंदर कोई इनकलाब आ जाए, और इस बारे में वो इस बात के लिए वो मीडिया के साथ बाहमी साजिश कर रखी है सुप्रीम कोर्ट। ठीक। फिर दूसरी बात ये है कि चौथी बात ये है कि जुडिशरी इज फास्ट लूजिंग इट्स मॉरल अथॉरिटी। ठीक। अब मुझे बताइए कि ये एक थानेदार, एक डिग्निफाइड एसएचओ है कंट्री का, वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मगर शेख साहब एक बात पांचवी बात सुन ले, मैं मुकम्मल कर लूं। सुप्रीम कोर्ट possibly has an open license to undermine the government। ठीक। छठी बात वो ये कहते हैं कि ये जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है ह्यूमन राइट के मुकदमात के नाम पर, ये भी एक अजीब समा पैदा कर रही है। ठीक। अभी मुकदमे जो है पेंडिंग रह जाते हैं, ताखीर हो रही है। नहीं, मेरी बात सुन। दूसरे मुकदमात जो है यार, ये भी तो मुकदमात है ना। देखें उन लोगों के मुकदमात, आप देखें कभी पाकिस्तान में हो सकता था कि सिंध के एक इतने बड़े खानदान का बंदा जो है वो एक गोली मार के चला जाए और वो फिर वो गिरफ्तार होके पाबाजौला यहाँ वापस आए। ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की बहाली के बाद शामी साहब 16 मार्च के बाद पाकिस्तान में एक इनकलाब की कैफियत बर्पा हुई है। ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा। नहीं, सब मानते हैं इस बात को। नहीं, मेरी बात सुने। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इर्तकाई मराहल से गुजर रही है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मंजिल तक इन रास्तों से गुजर के जाना है। चलिए, अभी 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 तू राह गुजर में है, कायदे मुकाम से गुजर। नहीं, ये बात सुनिए, पूरी दुनिया की जुडिशरी राह गुजर में है। अमेरिकन जूरिस्ट कहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए उसी तरह जिद्दोजहद कर रहे हैं जिस तरह आप कर रहे हैं। चलिए, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने ये इल्जामात लगा दिए बकौल आपके, तो फिर होना तो ये चाहिए कि कोई और फोरम हो जो इसकी इंक्वायरी करे। मेरी बात सुनिए, क्या जिन पर इल्जाम लगे हैं वही ये इसकी तहकीकात करेंगे? एक लम्हे के लिए मुझे इजाजत दे। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने 18 करोड़ या 20 करोड़ जो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं ना, उनके लिए एक मसाइल और तनाजात के हल के एक मरकज के तौर पर एक फोरम कायम किया है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की कोई अना नहीं है। ये तौहीन अदालत का कानून किसी जज की इज्जत और वकार के लिए नहीं है। आप इस भट्टी से खुद गुजर चुके हैं, मैं इस भट्टी से खुद गुजर चुका हूं। मैंने तौहीन अदालत के 5 नोटिस अपने ऊपर मैंने लिए हैं सदर बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन शामी साहब, ये लोगों के एतमाद को मजरू करने का ना मुझे हक पहुंचता है, ना फसी बुखारी को हक पहुंचता है, ना जनाब आसिफ अली जरदारी को हक पहुंचता है, ना किसी और को पहुंचता है कि हम उस फोरम को जो लोगों के डिस्प्यूट्स के हल के लिए एक एतमाद का सहारा बना हुआ है, हम उन बेचारों का सहारे को तोड़ दें। बहुत मेहरबानी चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब। अकरम शेख साहब ने बड़ी डिटेल से बता दी। शामी साहब, अब फिर सवाल वहीं पे आ जाता है कि अगर किसी को ये गुमान गुजरे कि अदालत के इन इकदामात से अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है, तो वो क्या करे? वो अदालत के पास ही दरखास्त लेके जाए, खत ना लिखे, अपने हाई अप्स को ना बताए। हाई अप्स भाई, वो कोई हेडमास्टर तो नहीं है ना, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का कान मरोड़ दे। ठीक है, तो अगर शिकायत है तो दरखास्त दी जाए ना सुप्रीम कोर्ट में, जैसे रिव्यू होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला होता है, आपको उससे इख्तलाफ है, आप नजरसानी की दरखास्त लेके जाते हैं। आप वहीं दरखास्त डालें कि जनाब आपके इस मामले से मुझे ये तकलीफ पहुंच रही है। ठीक, जो कुछ और ये होता अच्छा, है। हमने इस तरह की एक दरखास्त तो डाली थी। कौन सी दरखास्त हमने डाली थी कि जनाब जजेस की तकरीरी में हमारा क्या किरदार है? जवाब आ गया कि जनाब आपका तो कोई किरदार ही नहीं। दरखास्त नहीं थी, वो रेफरेंस सदर का। जी, सदर ने बाज नुकात उठाए थे जी, 5 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। वैसे मैं गुस्ताखी बात मैं ये समझता हूं कि जो सदारती रेफरेंस जब किसी मसले पर आए
तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, ठीक है, तो उसे फुल कोर्ट को उसकी समाप्त करनी चाहिए, ऑल द जजेस। बिल्कुल, ये मेरी एक तालिब इल्माना राय है। ठीक, कि सदर के एहतराम का भी तकाजा है कि जब एक रेफरेंस आया है तो 4 या 5 जजों को नहीं आया, और 16-17 अरकान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से 5 मोअज़्ज़ज़ जज सुनते हैं और दूसरे हजरात उससे महरूम रह जाते हैं। फुल कोर्ट को जवाब देना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो नुकात उन्होंने फैसला कर दिए, ठीक है, उनके ऊपर अमल हो जाएगा, लेकिन एक बात बड़ी तशवीश अंगेज है। अच्छा, ये रेफरेंस में जो फैसला है कहा गया है कि हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस है ना, उनकी तकर्री सीनियरिटी के खिलाफ भी हो सकती है। तो वो अल जिहाद ट्रस्ट केस, लेकिन ना गोया इस पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये एक तरक्की माकूस है। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है। ठीक, ये जो रूह है जजिस केस के फैसले की, और जो रूह है सुप्रीम कोर्ट और सारा अदलिया की आजादी की जिद्दोजहद की, उसके ये मुनाफी है ये बात। क्योंकि अगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तकर्री जो है आप जुडिशल कमीशन में दे दें, तो फिर आप इसका मतलब यह है कि वो उनकी इंडिपेंडेंस भी मुतासर हो सकती है हाई कोर्ट्स की। और मेरा ख्याल है कि इसका नोटिस लेना चाहिए, और अपोजिशन और हुकूमत दोनों पर लाजिम है कि एक नई आईनी तरमीम करके इसकी वहां एक्सप्लेनेशन दर्ज कर दे, ताकि ये जो फैसला है इसका इत्तलाक ना हो सके मुस्तकबिल में। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त है। अगरचे आमतौर पे हमारा आखिरी सेगमेंट जो होता है वो आपके सवालात के लिए होता है, लेकिन आज हम सवालात शायद न ले पाए, आपकी कोशिश करेंगे अगर कुछ वक्त बच गया तो आपके सवालात लेंगे, क्योंकि हमने कुछ मजीद गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करके। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी सदारती रेफरेंस पर जो फैसला है। शम्स साहब, अब इस फैसले के बाद क्या हम ये ना समझ लें कि हमारी जो अदलिया या अदालती निज़ाम है उसकी सूरत हाल एक क्लब की सी हो गई है, जिसमें पार्लिमान का अमल दखल, वजीर आजम का, दीगर आईनी अहदेदारों का अमल दखल खत्म हो गया। आप जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद ऐसा हुआ है ना, जहां इंतजामिया जो है बदअमाल होती है, वहां यही सूरत हाल फिर पैदा होती है। ये बरसों में काम हुआ है, और इंतजामिया ने जब अपनी मर्जी के बंदे चुन चुन के अपने जियाले अब मतवाले लगाने शुरू किए अदालतों में, तो फिर उसका एक रिएक्शन हुआ। जजिस केस जो है, जो अली शाह साहब के दौर में जिसका फैसला हुआ, अजमली मियां साहब मलिक का फैसला, उसमें फिर ये इंतहा को पहुंचा था उस मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो कंसल्टेशन है उसका मतलब भी बिल्कुल एक दूसरा कर दिया, और उसको एक किस्म से बाइंडिंग बना दिया, वीटो कर दिया उसको। और नहीं एक, और अब तो ये जो कुछ है देखिए ना, तरमीम जो 18वीं हुई है, 19वीं हुई है, 20वीं हुई है, ये तरामीम के बाद इस पार्लियामेंट ने ये काम किया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई है, सॉरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो जजों के एहतसाब के लिए थी, लेकिन जुडिशियल कमीशन बनाया है जो जजों की तकर्री के लिए है, जिसमें बार काउंसिल भी मौजूद है, जिसमें दूसरे सरकारी ओहदेदार भी मौजूद है, लेकिन अक्सरियत जजों की है। और वो बार काउंसिल वाले जो है वो कहते हैं हमारा नुमाइंदा नहीं जाएगा, हमें हमारा कोई वजन बाकी नहीं। भाई आपका एक वोट है तो आपको 10 वोटों से मुकाबले में फौकियत कैसे दी जा सकती? अजीबो गरीब जमहूरियत है जिसका हमारे वकील मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, ये जो हमारी जुडिशरी है ना, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त जो लोगों की भारी तादाद है ना, वो जुडिशरी के साथ है। वो समझ रहे हैं कि ये महरूमों की और मजलूमों की आवाज है, हाथ डाल रही है बड़ों बड़ों पर, और इसमें तजावुज हो जाए, गुस्सा आ जाए, ये चीजें भी होती हैं। लेकिन बहसियत मजमूई जो है, आप कहीं चले जाएं, लोग अब भी शिकायत तो रखते हैं और दबे दबे करते भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर और जुडिशरी पर एतमाद जो है ना, अब भी मौजूद है, और अच्छी तरह मौजूद है। शाम साहब, अब जुडिशरी में जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का मामला लेके ताहिरुल कादरी साहब भी, तो चले जाए बिस्मिल्लाह। वो कह रहे हैं कि जी इसकी तश्कील ही गलत है, इसको एब इनिशियो गलत करार दे दिया। असल में जो ताहिरुल कादरी साहब हैं, वो उन्होंने ये बताया है कि वो खुद पैरवी करेंगे। जी, वो खुद दलाल, यानी काला कोट पहन के जाएंगे या शेरवानी पहन के जाएंगे। वो वकील के तौर पर दलील नहीं पेश कर सकते वहां जाके,
अच्छा अच्छा। हाँ, उसके लिए तो उनके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, वो वकील तो वैसे है ना? वकील लॉ उन्होंने किया हुआ है, लॉ कॉलेज में पढ़ाते भी रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की। वो एक पिटिशनर के तौर पर जाके अपनी बात करेंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब गए थे मेमो केस में, तो काला कोट पहना हुआ था उन्होंने, और खबरें आई थी कि वो जनाब दलाइल देंगे, तो लेकिन फिर दलाइल तो उन्होंने नहीं दिए, काला कोट पहन लिया। अच्छा। तो काला कोट पहन के ये तो माशाल्लाह कानून पर इनकी नजर है, लेकिन सवाल ये है कि ये इनको ख्याल कैसे आया इलेक्शन कमीशन के बारे में? जब इलेक्शन कमीशन कायम हुआ है उस वक्त एतराज क्यों नहीं किया और पिटीशन दायर क्यों नहीं की? वो कहते हैं ओपन हियरिंग होनी चाहिए थी। सुनिए ना, आज क्यों कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं की? एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर किया है इनको नॉमिनेट। अब एक कंपनी है, उसके जिम्मेदारान ओहदेदारों का तकर्रुर करते हैं, तो जो शख्स है उसने कंपनी से सौदा खरीदता है ना, उसका शेयर होल्डर है, वो कैसे कहता है आके जनाब आपने ये को तकर्रुर किया? अगर मीन में कोई निकालेगा, फर्ज करे, अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस वक्त इस तरह की दरखास्त जो है उसकी हियरिंग होगी। अच्छा। या उसके बाद कोई फैसला ऐसा होगा जो ताहिरुल कादरी साहब को खुश कर दे। फर्ज करें हो भी गया, तो वही प्रोसेस दोबारा मुकम्मल करके यही लोग दोबारा नॉमिनेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन पर तो इत्तफाक, इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन ने और हुकूमत ने इत्तफाक राय से नॉमिनेट किया है, तो ये पूरी पार्लियामेंट का एतमाद रखते हैं। तो तकनीकी नोयत का जो एतराज वो उठा रहे हैं, एतराज की कोई अहमियत नहीं है। जब इख्तलाफ ही कोई नहीं था तो तकनीक क्या हुई? तो बात यह है, लेकिन बहरहाल उनका हक है, वो जाए सुप्रीम कोर्ट में बिस्मिल्लाह शौक से, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं दूसरी जगह जाए, उनका इसको तो हम हक तो उनका नहीं छीन सकते ना उनसे। शाम साहब, कराची में हालात एक बार फिर दूसरी तरफ चल पड़े और आज के दिन में चंद घंटों में 12 अफराद को टारगेट किया गया। देखिए जनाब, कराची के हालात तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, और हमारे जो रहमान मलिक साहब हैं उन्होंने ऐसे खौफनाक बयान दिए हैं और ऐसी बात की है कि कराची में अगर ये सब चीज़ें, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि कराची पाकिस्तान की शहरहग है, पाकिस्तान का मालियाती दारुल हुकूमत है, और कराची की एक बड़ी बुनियादी अहमियत है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की पूरी सियासी शख्सियत के लिए, पाकिस्तान की हैसियत के लिए। और लेकिन सिर्फ बयानात देने से, लोगों को डराने से काम नहीं चल सकता। ठीक है। इसमें एक अच्छी खबर तो ये आ रही है कि MQM और ANP उनके दरमियान को मफामत हो रही है। ठीक है। लेकिन उसके साथ ही अब देखिए, वो अब ना कानून बदलते हैं, ना कानून शहादत बदलता है। वो अजमल पहाड़ी साहब जो हैं, जिनको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनके क्या क्या बारे में, उनके बारे में नहीं लिखा, इंडिया में जाकर तरबियत हासिल की और वो बरी हो गए मुकदमा में, गवाही कोई नहीं है। लेकिन अब दोबारा गिरफ्तार तो हो गए। अब दोबारा गिरफ्तार हुए किसी और मुकदमे में, उसमें भी बरी हो जाएंगे। अगर तफ्तीश यही होगी, कानून यही होंगे, मामलात यही होंगे, तो फिर ऐसी सूरत में जो जमहूरियत जो है ना, उससे लोगों का ईमान उठता चला जाएगा। शाम साहब, कराची में अगर ANP और MQM एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दीगर जमातें हैं वो भी एक तरफ खड़ी हुई हैं। देखिए, बंदूक को निकालें सियासत से, और मैं एक अर्ज करूं आपसे, जहां जहां बंदूक आई है ना, वो लाने वाले जो हैं उसका निशाना बने हैं बिलाकर। वो पहले लोगों को मारते हैं, अपने मुखालिफों को, ठीक है, फिर उनके मुखालिफ उनको मारते हैं। और अफगानिस्तान में देखिए क्या हुआ, यहां हमारे यहां जो फिरका वाराना लड़ाई है उसमें देखिए क्या हुआ। कौन सा फिरका है जिसका लीडर जो है बच गया हो और निशाना ना बना हो? और यही यहां है जो हमारे गिरोह बने हुए थे, वो बड़े खुश थे जनाब, एक गिरोह खोला, खुश था दूसरे को मार के, उसका ख्याल था कि मैं कला कमा कर दूंगा। जब दूसरे ने हथियार उठाए, फिर एक पहले की खबर देखिए क्या हुआ उसको। तो ये खुदा के लिए ये लोग समझें, कराची को असले से पाक करें। सारी सियासी जमातें जो हैं मिल के बैठे, अभी वो धरना दे रहे हैं, हमारी कई सियासी जमातें जो हैं वो कह रही हैं फौज जो है वो अपनी उसकी निगरानी में वोटरों की जांच पड़ताल नहीं हो रही। भाई, फौज का ये काम नहीं है, उसने सिर्फ सिक्योरिटी देनी है, बाकी तो आपने जाके ये काम खुद करना है। अगर ये नहीं, हमारी सियासी जमातें, इनको किसी पर एतमाद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इनका भी नुमाइंदा साथ कर दे, ताकि देख ले कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो, कैमरे साथ कर दिए जाए ताकि घर घर जाके एक तस्वीर बन जाए। अब आप कैसे कर सकते हैं कि फौज ये काम करे, फौज वो काम करे? फौज जो है,
वही काम करेगी जो कर सकती है, उसे सिक्योरिटी देनी है, उसको ये काम नहीं करना, वो खाना पूरी नहीं करनी, उनको मर्दमशुमारी नहीं करनी, उनको जाके फॉर्म पुर नहीं करने, वगैरह तो ये काम कभी मुकम्मल ही नहीं होगा। शम्स साहब, कराची में इलेक्शन से पहले आपको अमन होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ कोशिशें इस सम्त में हो रही हैं? अमन होना चाहिए। मैं तो बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये जो मुहावरा है ना उर्दू का, भाड़ में जाए सोना जिससे फूटे कान, ये हमारे जो हम दिन रात जमहूरियत की कवाली करते हैं और चाहते भी है जमहूरियत यहां हो, लेकिन बदकिस्मती से अगर जराइम पेशा अनासर जो हैं लोगों के नुमाइंदे बनकर काबिज हो जाएंगे ना, तो फिर आप देखिए लोगों की जो बगावत होगी वो भी बड़ी खौफनाक होगी। शम्स साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह आइंदा पीर को हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा।